हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक MPSI, जेल पहरी, SSC, PSC, RRB, रेलवे, सिविल सर्विस, ETC। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताऊँगी जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं ना, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है और हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस कवर करते आ रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 27 है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं ना, उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 376 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब एक कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। जो परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना होती है ना, उसके आधार पर जब एक कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है ना, तो इंद्रधनुष के समान जो रंग दिखाई देते हैं वो इसीलिए दिखाई देते हैं, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। ओके, और हम परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप उसे देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? क्यों होती है? ये होती है आपकी अपवर्तन के कारण। ओके, तो इसे भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितने का होगा आपका? वो होगा आपका 60 डिग्री का। ओके, अगर एक समतल दर्पण पर आपतित किरण, जो किरण आपतित होती है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है ना, तो जो आपका परावर्तन कोण होगा ना, वो भी कितने का बनेगा? वो भी आपका 60 डिग्री का ही बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। तो आपको जो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका 3.0। ओके, तो इसे आप याद रखना। अगर प्रकाश का आपतन कोण आपका 90 डिग्री का है और उसके बाद जो अपवर्तन कोण बनता है ना, वो आपका 30 डिग्री का है, तो आपको जो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक होगा ना, वो कितना होगा? वो होगा आपका 3.0। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, कितना होगा? 0, थीटा, 2 या 2 थीटा? तो जो आपका राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा? 2 थीटा। ओके, अगर किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए ना, तो जो उसका परावर्तित किरण का घूर्णन होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 2 थीटा। कितना? 2 थीटा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका हीरे से कांच में। ठीक है, जब आपका प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है ना, तो क्या होता है? तो आपका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। अब अगर हम बात करें पूर्णांतरिक परावर्तन की, तो व्हाट इज पूर्णांतरिक परावर्तन? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब कोई भी प्रकाश या प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर वह आपतित होती है। ठीक है, जिस माध्यम में वो प्रवेश करती है उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो यह पूर्णतया सघन माध्यम में लौट जाती है। ओके, इस प्रकार का प्रकाश का पुनः लौटना, ये जो वो पूरी तरीके से सघन माध्यम में लौट जाती है ना, इस प्रकार का प्रकाश का पुनः लौटना आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ओके, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन का, पूर्णांतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका सेकेंड। ओके, पूर्णांतरिक परावर्तन का, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, यही रीज़न
होता है मृग तृष्णा का। ठीक है, मृग तृष्णा क्या होती है? अब अगर हम मृग तृष्णा की बात करें तो जो मृग तृष्णा होती है ना, वो जल या जल की लहरों की एक झूठी आकृति या प्रतिबिंब होती है ये, है ना, जो कभी कभी ऊपर मैदानों में भी कड़ी धूप में पड़ने के कारण बन जाती है। ओके, और जो मृग होता है ना, वो इससे प्रायः धोखा खा जाते हैं, इसलिए इसे क्या है, मृग तृष्णा बोला जाता है, मृग तृषा बोला जाता है, मृग जल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप तीनों नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। अब ये इंडोस्कोपी जो है वो किस पर आधारित है? वो आपकी आधारित है पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण। ये जो इंद्रधनुष होता है ना, ये क्या होता है कि जब बारिश होती है, बारिश या भाप, ठीक है, बारिश या भाप के धूप के संपर्क में आने पर पानी की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो पारदर्शी प्रिज्म का काम करने लगती हैं। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उनसे गुजरते हुए 7 अलग अलग रंगों में जो है वो टूट जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ओके, और जो रेनबो होता है ना, उसमें कितने कलर होते हैं? उसमें 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये रंग हमें उसमें दिखाई देते हैं। ओके, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या परावर्तन के कारण? तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका थर्ड, प्रकीर्णन के कारण। ओके, आकाश का जो रंग होता है वो हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? स्काई ब्लू क्यों होता है? वो होता है आपका प्रकीर्णन के कारण। देखो, जो सूर्य होता है ना, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, जब आकाश में उपस्थित धूल इत्यादि से वो मिलता है तो वो बिखर जाता है। ठीक है, नीला रंग अपनी अपेक्षाकृत कम तरंग दैर्ध्य के कारण अन्य रंगों की अपेक्षाकृत अधिक प्रकीर्णित होता है, मतलब अधिक बिखरता है वो। ठीक है, इसलिए आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि नीला ही दिखाई दे, जरूरी नहीं कि कई बार नीला ही दिखाई दे, कई बार ये क्या होता है, पीला या लाल रंग का भी दिखाई देता है। ओके, और अगर हम बात करें प्रकीर्णन की, तो प्रकीर्णन क्या होता है कि देखो, प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती क्या, प्रकीर्णन किसे बोला जाता है? प्रकीर्णन बोला जाता है आपका, प्रकीर्णन मतलब होता है आपका फैलना। ठीक है, यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई विकिरण जो होती है वो माध्यम के किसी स्थानीय या अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाती है, वो बिखर जाती है, वो फैल जाती है, जिसे हम प्रकीर्णन बोलते हैं। तो साथ में आप इसे भी याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प? तो हमने अभी पढ़ा धूलकण। धूलकण के कारण जो होता है ना, वो प्रकाश विसरित हो जाता है, विसरण हो जाता है उसका। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आपका लाल कलर का प्रकाश होता है ना, इसका प्रकीर्णन कम होता है, सबसे कम होता है। ओके, इसलिए जो खतरे के संकेत होते हैं ना, उनके लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? समुद्र नीला प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, तो इसे आप याद रखना। जो समुद्र होता है वो नीला क्यों होता है? जो आकाश होता है ना, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आपका समुद्र होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, नीला कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अगेन प्रकीर्णन के कारण। ओके, जो आपका सूर्य होता है जब वो अस्त होता है ना, तो वो रेड कलर का दिखाई देता है। वो भी किस लिए क्यों दिखाई देता है? उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो किस परिघटना का परिणाम है? ये है आपका बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम। ठीक है, यहाँ पे परिघटना कर लेना, ये तारीख नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? परि आएगा, परि प्लस घटना, परिघटना। ओके, तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ये है आपका बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। अगर हम बात करें व्यतिकरण की,
तो ये व्यतिकरण क्या होता है? परावर्तन तो हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन ये व्यतिकरण क्या होता है? व्हाट इज व्यतिकरण? तो जो व्यतिकरण होता है वो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं ना, तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है उसके अनुसार ये एक परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं। ओके, तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो अधिकतम होती है, कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है अथवा शून्य होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, भूलना नहीं, इसी को क्या बोला जाता है? व्यतिकरण बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।